नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वो पीछे का वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए, सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, लक्ष्य का धुन सवार हो जानी चाहिए। हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है। तो हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो ये होता है कहाँ? लीवर में होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो रोग है जिसे आप जॉन्डिस भी कहते हैं, इसे पीलिया भी कहा जाता है। तो जो जॉन्डिस है वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर को क्या यकृत भी बोला जाता है ना, और जिगर भी कहा जाता है लीवर को ही। ठीक है, तो यकृत में ही हेपेटाइटिस रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लीवर में सूजन हो जाती है। ठीक है, और ये जो हेपेटाइटिस रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये विषाणु से होता है, यानी वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, बात करते हैं लीवर की। तो लीवर जो है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर है। ठीक है, यानी यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो वो पीनियल ग्रंथि है। अच्छा, पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से ही होता है। पित्त का स्राव यकृत से होता है, लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। याद रखना है। देखिए, पित्त निकलता कहाँ से? यकृत से, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि पित्त का स्राव कहाँ से होता है, ऊपर में आपका ऑप्शन रहेगा यही पित्ताशय। तो ध्यान रखना है कि पित्ताशय आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि पित्ताशय में जमा होता है। निकलता कहाँ से? तो लीवर से निकलता है। पित्त का स्राव लीवर से होता है, यानी यकृत से होता है। अच्छा, विटामिन ए कहाँ संग्रहित हो रहता है? तो विटामिन ए लीवर में ही संग्रहित रहता है। और ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन, ये भी लीवर में यानी यकृत में संग्रहित रहता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में ही होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पुनर्जनन क्षमता किस में होता है? तो लीवर में होता है। ठीक है, सबसे कम पुनर्जनन क्षमता होती है वो मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अच्छा, यकृत एक क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है ना, बहिस्रावी ग्रंथि है यकृत। और यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग किया जाता है? अल्फ़ा, बी, या तो गामा, या तो रेड, या तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोबाल्ट 60 का इसमें किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैंसर के उपचार में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। देखिए, कैंसर तब होता है जब कोशिकाओं में क्या होता है? वो नियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है और आसपास के ऊतकों में फैल जाता है। ठीक है, कैंसर तब होती है जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित हो जाती है और आसपास के ऊतकों में फैल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कैंसर के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। ठीक है, और कैंसर के जो उपचार में कोबाल्ट 60 के गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, कैंसर के उपचार में जो टेक्सोल औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, गामा के जो कैंसर के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में टेक्सोल औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये आता है कि टेक्सोल जो है औषधि ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये यब नामक पेड़ है, एक यब नामक पेड़ की छाल से टेक्सोल औषधि प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। जैसे कि एक इसी तरह आता है ना कि जो कुनेन की दवा जो होता है, कुनेन की औषधि जो है दवा, वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक उसी तरह ये टेक्सोल औषधि ये यब नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अच्छा, कैंसर का उपचार क्या कहलाता है? तो कीमोथेरेपी कहलाता है। याद रखना है, कैंसर का उपचार कीमोथेरेपी कहलाता है। ठीक है, और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है ना। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। याद रखना है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में क्या होता है? तो दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ना। दांत है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल 2।
ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दांत, ठीक है। तो कैल्शियम यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, दांतों में क्या होता है, कैल्शियम। इसका करेक्ट आंसर हो गया कैल्शियम होता है, ठीक है। जब दांतों का जो ऊपरी परत होता है, जो दांत जैसे कि वाइट दिखाई देता है, जो ऊपर जो मतलब दांत का जो दिखाई देता है ना वाइट कलर का, जो वो होता है एनामेल होता है, ठीक है। और शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है एनामेल ही होता है, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, एनामेल होता है, ठीक है। अच्छा, 5 वर्ष के बच्चों में, 5 वर्ष की आयु में सामान्यतः बच्चे में कितने दांत होते हैं। तो 5 वर्ष तक के आयु में बच्चों में सामान्यतः कितने, 20 दांत होता है, ठीक है। 20 दांत ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं देहात में हम लोग दूध के दांत। तो ये क्या, एक बार टूट जाता है फिर दोबारा होता है ये, ठीक है। देखिए एक वयस्क मनुष्य में कितना दांत होता है, 32 दांत होता है, ठीक है। और 20 दांत जो होता है वो दूध के दांत होते हैं, 5 वर्ष तक के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। अब अगर पूछा जाए कि जीवन काल में टोटल दांत कितना होता है, तो वही जो देखिए 20 है ना, 20 दांत क्या 2 बार होता है। तो अगर 20 पहले इससे निकाल लिया जाए तो कितना बचता है इसमें, 12, ठीक है। और 20 2 बार होता है, ठीक है। एक बार टूट के फिर एक बार होता है, यानी कि 20 20 40 और 12 52, टोटल 52 दांत होते हैं जीवन में पूरे, ठीक है। 52 दांत उगते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो दांत है ना 4 प्रकार का होता है, ठीक है। दांत जो है 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, देखिए एक होता है इंसाइजर, और एक होता है केनाइन, एक होता है ना केनाइन, एक होता है प्रीमोलर, एक होता है मोलर, ठीक है। और जो इंसाइजर दांत है ये काटने के काम आता है। इंसाइजर जो है ये काटने के लिए यूज किया जाता है, और केनाइन दांत ये फाड़ने के लिए काम आता है, और प्रीमोलर और मोलर ये दोनों चबाने के लिए यूज किया जाता है। और केनाइन जो काटने वाला दांत है इंसाइजर कितने दांत होते हैं, 8 दांत होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। और केनाइन कितना होता है, ये 4 दांत होता है। और प्रीमोलर जो है ये 8 दांत होता है, और मोलर 12 दांत होता है। तो टोटल आप इसको गिनेंगे तो 32 आना चाहिए ना, 12 और 8 20 और 8 कितना होता है, 28 और 4 32 है ना। तो टोटल कितने हो गए, 32 दांत हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया था, दांतों में क्या होता है, तो कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है। तो किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है, तो विटामिन के का संबंध रक्त थक्का से है। यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए जो आवश्यक विटामिन है तो विटामिन के है, और जो विटामिन के की कमी से ही रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने किया था। विटामिन ए की खोज किसने किया था, तो मैकुलम ने किया था। और विटामिन बी का खोज भी मैकुलम ने ही किया था, ठीक है। मैकुलन ने किया था, विटामिन ए और बी दोनों की खोज किया था मैकुलन ने किया था। विटामिन सी की खोज किसने किया था, तो विटामिन सी की खोज किया था होलकट ने, ठीक है। और विटामिन डी का खोज किया था हॉपकिंस ने, ठीक है, ये याद रखना है। फिर विटामिन ई का बात है, विटामिन ई का खोज किसने किया था, तो ई का खोज किया था इवांस, ई का खोज किया था इवांस और बिशप। तो इसे याद रखना है, ई इवांस ऐसे रिलेट कर लेना है। ई इवांस और बिशप ने किया था विटामिन ई का खोज। ई इवांस है ना, विटामिन ई का खोज इवांस ने किया था। और विटामिन के का खोज किसने किया था, तो हेनरिक डेम ने किया था। हेनरिक डेम याद रखिएगा। विटामिन के का खोज किसने किया था, तो हेनरिक डेम ने किया था, ठीक है। अच्छा, विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है ये है ADEK है ना, एडेक याद रखना है। ये वसा में घुलनशील है और ये जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी सी है और वसा में घुलनशील एडेक है, ठीक है। अब विटामिन के क्या है, उसका हर विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो विटामिन जो प्रमुख विटामिन होता है वो कितने हैं, 6 है। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई और के, ये सभी का रासायनिक नाम आपको हमेशा याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनोल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमिन है। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और डी का कैल्सीफेरॉल, और ई का टोकोफेरॉल,
और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन है। तो इसे याद कैसे रखना है? देखिए, इसको याद रखना है, रथ पर को साइलेंट रखना है। रथ एक टॉफ़ी है ना, रथ पर एक टॉफ़ी, तो पर को साइलेंट रखना है। तो रथ से हो गया क्या? रेटिनॉल, थायमिन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन। रथ एक यानी एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल, यानी विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और डी का कैल्सीफेरॉल। और लास्ट में क्या है? टॉफ़ी यानी कि लास्ट में 2 गो है, ई और के। तो टॉफ़ी, टो से हो गया टोकोफेरॉल है ना, तो टोकोफेरॉल ये है ई का है ना, लास्ट में क्या है? ई और के है, तो टॉफ़ी यानी ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। तो याद रखना है, ये सभी विटामिन का रासायनिक नाम है ना। एक बार फिर समझिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं सभी विटामिन का जो कमी से रोग होता है, जो जैसे कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग और एक याद रखना है जीरोप्थेल्मिया। तो रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया रोग विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और अस्कर्बी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन सी को क्या घाव भरने वाला रोग भी कहा जाता है। अब घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है विटामिन सी को, है ना। घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। रिकेट्स रोग किसके कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग और या तो बोलिए उसे सूखा रोग, ये विटामिन डी के कमी से होता है। और हार्मोन विटामिन भी किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। और सूरज की किरणों से मिलने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है। नपुंसकता किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ई के कमी से नपुंसकता रोग होता है। और इसे ही सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। किसे? तो ब्यूटी विटामिन ई को कहा जाता है। ठीक है, और रक्त का थक्का नहीं बनता है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इतने सारे चीज़ें विटामिन से याद रखना है। अब विटामिन से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो नहीं छूटना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, ये पीछे भी वीडियो में बताएं इसके बारे में डिटेल से, रक्त के बारे में, है ना। तो इसमें क्या है, वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, और शरीर का वजन का 7% रक्त होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, 7% रक्त होता है। और रक्त के बारे में फिर से एक बार समझते हैं। जैसे रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। रक्त एक है तो क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। और रक्त का यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यानी क्षारीय होता है। ठीक है, अच्छा, किसके कारण खून का रंग लाल होता है? तो खून का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा प्रोटीन करता है? तो हीमोग्लोबिन ही करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन सा प्रोटीन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है, ये याद रखना है। देखिए, अगर क्वेश्चन आए कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, अगर हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है और आरबीसी ऑप्शन में है तो आरबीसी उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी में उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, तो है ना। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी। और आरबीसी मतलब उसमें आरबीसी में कौन सा प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, सामान्य वयस्क पुरुष में जो क्या होता है मालूम? सामान्य वयस्क पुरुष में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है प्रति 100 ग्राम खून में, है ना। 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है प्रति 100 ग्राम खून में, है ना, प्रति 100 ग्राम। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, रक्त बनता कहाँ है? ठीक है, तो रक्त बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। अब देखिए, रक्त में क्या है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, 55% प्लाज्मा हो गया, और 45% जो है, इसमें 45% में आ गया आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
ठीक है, ये तीनों आ गया 45% में। ठीक है, तो रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में। तो इसीलिए अगर ये रक्त का भाग है जो 45% रक्त का भाग, ये क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अगर पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा। और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि रक्त का पूछे, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? या तो आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, ये सभी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अच्छा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को ही तिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और ब्लड बैंक भी प्लीहा को ही कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, रक्तचाप जो मनुष्य का होता है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है ना। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? वो कौन सा यंत्र है जिससे रक्तचाप मापा जाता है? तो स्फाइग्नोमेनोमीटर है। स्फाइग्नोमेनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। ठीक है, और कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हो गया हार्मोन। अगर पूछे कौन सा ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो वो है एड्रिनल ग्रंथि, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन जो नियंत्रित करता है रक्तचाप को, तो वो है वेसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो वेसोप्रेसिन। और कौन सा ग्रंथि नियंत्रित करता है? रक्तचाप की मात्रा को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि नियंत्रित करता है। ठीक है, दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ याद रखना है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टिनर ने किया था। रक्त समूह की खोज लैंड स्टिनर ने किया था। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया? तो विलियम हॉर्वे ने किया था। ठीक है, रक्त परिसंचरण, इसे भूले नहीं, आपको याद रहे और कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, रक्त समूह का तो हो गया लैंड स्टिनर, रक्त परिसंचरण को रिलेट करिए रक्त परिवहन से। तो परिवहन कहाँ चलता है? हाईवे पर। ठीक है, तो हाईवे यानी कि रक्त परिसंचरण या तो रक्त परिवहन क्या? विलियम हाईवे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? विलियम हार्वे है, लेकिन बोलना क्या? विलियम हाईवे। तो याद रहेगा, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हाईवे ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी संबंधित है। तो ईसीजी किससे संबंधित है? ये क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ठीक है, कार्डियोग्राम यानी कि ये हृदय से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है ना, हृदय से संबंधित है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, अब इसी तरह एक और प्रश्न आता है, कन्फ्यूजन आपको कर सकता है। एक आता है ईईजी। ठीक है, ईईजी ये क्या है? देखिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ये है इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम, है ना, इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम है। ये किससे संबंधित है? ये है मस्तिष्क से संबंधित है। ईसीजी है हृदय से और ईईजी ये मस्तिष्क से संबंधित है। अच्छा, एक होता है बीसीजी। ये क्या है? तो बीसीजी एक टीका है ना, जो कि टीबी के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। एक होता है डीपीटी। ये क्या है? तो डीपीटी 3 जो संक्रामक रोगों से बचाने के लिए दिया जाता है। कौन कौन सा? डिप्थीरिया और पर्टूसिस, जिसे काली खांसी भी कहा जाता है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस, ये 3 संक्रामक रोगों को बचाने के लिए क्या डीपीटी टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और रही बात मस्तिष्क से और भी अगर देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो मास्टर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मास्टर ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि या तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में ही पाया जाता है। ठीक है, मस्तिष्क में पाया जाता है। और बात करें किसका, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? तो वो है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो वो मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, अब किडनी से क्या है? किडनी का सब जो कार्यात्मक इकाई होते हैं, किडनी को ही बोलते हैं गुर्दा या तो ब्रिक। तो ब्रिक का जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, और किडनी का वजन कितना होता है? 115 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, और हृदय का वजन कितना होता है? 250 से 350 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने की? यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात किसने की? यानी कि जो योग्य होगा वही जिएगा। ठीक है, जो शक्तिशाली होगा वही जिएगा।
तो योग्यतम की उत्तरजीविता की बात किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया चार्ल्स डार्विन। अच्छा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। या तो इंग्लिश में एक पूछा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। इनका एक पुस्तक से क्वेश्चन आता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? तो डार्विन ने लिखा था। ठीक है। अच्छा, जीन का संश्लेषण किसने किया था? जीन का पहली बार संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने किया था। और मेंडल क्या है? ये अनुवांशिकी के जनक है मेंडल, जो कि अनुवांशिकी का सिद्धांत देने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर ये प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है कि उड़ने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है? तो उड़ने वाला पक्षी इसमें से कौन सा है? तो गोरैया पक्षी ये उड़ता है। ठीक है, गोरैया पक्षी उड़ने वाला पक्षी है। ठीक है। अच्छा, गोरैया पक्षी जो उड़ने वाला हो गया। और इस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, जैसे कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो पेरेग्राइन फॉल्कन। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो पेरेग्राइन फॉल्कन। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है पेरेग्राइन फॉल्कन। और सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी अगर पूछे तो वो है शुतुरमुर्ग, है ना। सबसे तेज दौड़ने वाला शुतुरमुर्ग। सबसे तेज उड़ने वाला हो गया पेरेग्राइन फॉल्कन, और सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी शुतुरमुर्ग। दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी है शुतुरमुर्ग। और सबसे बड़ी कोशिका किसका है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका है। ठीक है। अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो है हमिंग बर्ड है। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। और एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है वो कौन सा है? तो वो है हमिंग बर्ड, है ना। एकमात्र पक्षी जो कि पीछे की ओर उड़ सकता है और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी भी है, वो है हमिंग बर्ड है। ठीक है। अब बात करते हैं कीवी का। तो कीवी ये पक्षी है, ये किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है मालूम? तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है ना। न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों को कीवी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ जो कीवी पक्षी है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये गोरैया ही बिहार का राजकीय पक्षी है। ठीक है, याद रखना है, बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? ठीक है, तो बर्ड फ्लू वायरस कौन सा है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? यानी कि बर्ड फ्लू वायरस को ही एवियन फ्लू वायरस कहा जाता है। तो वो कौन सा है? ठीक है, तो देखिए, एक होता है बर्ड फ्लू वायरस, एक होता है स्वाइन फ्लू वायरस। ठीक है, तो बर्ड फ्लू वायरस जो होता है वो होता है H5N1। ठीक है, ये बर्ड फ्लू होता है। और स्वाइन फ्लू जो होता है ये होता है H1N1। ठीक है, तो वर्ड जो है ऐसे रिलेट कर लीजिए, वर्ड जो है पक्षी वाला ये 5 वाला होगा। ठीक है, 5 वाला, पहले है ना 5 वाला H5, तो H5 कहाँ? यहाँ है ना, H5N1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? H5N1 ये बर्ड फ्लू वायरस है। और पूछे कभी स्वाइन फ्लू वायरस कौन सा है? तो वो H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस है। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवास्की ने किया था। और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? वो होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ढूंढते कहाँ है ना? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ है ऑप्शन नंबर 2 में मैग्नीशियम। देखिए, क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। और एक क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा रंग होता है। और हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और फिर जल का ग्रहण करते हैं मिट्टी से। ठीक है, और देखिए फिर समझिए, पेड़ पौधे जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, और मिट्टी से जल लेता है।
फिर सूर्य की किरण की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, है ना, सनलाइट जो होता है, सनलाइट के उपस्थिति में और क्लोरोफिल द्वारा, है ना, जो पत्ती में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल द्वारा इसकी अभिक्रिया करता है। ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है ना, ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन है। अगर पूछे प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो वो होगा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होगा, यानी कि ऑप्शन में ग्लूकोज नहीं हो तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अंतिम उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन। तो अंतिम उत्पाद यहाँ पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है, तो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है। तो एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है, तो ए से एस्बेस्टस, ए से एम्फेसेमा, ए से एस्बेस्टस एम्फेसेमा। इसका आंसर क्या है, एम्फेसेमा। एस्बेस्टस से होने वाला रोग क्या है, एम्फेसेमा है। ठीक है, याद रखना है, ए से एस्बेस्टस, ए से एम्फेसेमा, ऐसे रिलेट करके याद रखना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, 2-4 प्रश्न है जो कि पूछा जाता है और एग्ज़ाम में कई बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप भी कहीं ना कहीं आपको मिला होगा 2-3 जगह, है ना, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया कि पारा के कारण क्या होता है। तो पारा के विषाक्तता या तो पारा के अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, तो मीना माता रोग होता है। ठीक है, पारा के कारण क्या होता है, मीना माता, पारा के कारण हो गया मीना माता। और एक आता है कैडमियम के कारण। तो कैडमियम के कारण क्या होता है, इटाई होता है ना, इटाई रोग होता है। अब इसमें कन्फ्यूजन ना हो, याद कैसे रखना, देखिए ऐसे रिलेट कर लीजिए। देखिए पारा क्या होता है, सीधा होता है, जैसे लिखने में क्या जो वॉइस है ना उच्चारण करते हैं, पारा मीना माता, पारा मीना माता। पारा के कारण क्या होता है, मीना माता। और कैडमियम इटाई, कैडमियम रोग होता है किस कारण, इटाई के कारण। अच्छा, तांबा की अधिकता के कारण क्या होता है, तो तांबा की अधिकता से होता है विल्सन रोग, है ना, तांबा की अधिकता से विल्सन रोग होता है। और नाइट्रेट की अधिकता से, है ना, नाइट्रेट संदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है, नाइट्रेट के अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अच्छा, कोयला खदान में काम करने वाले लोगों को कौन सा बीमारी हो जाता है, तो उसमें होता है ब्लैक लंग रोग, है ना, काला फेफड़ा रोग हो जाता है कोयला खदान में काम करने वाले लोगों को। नेक्स्ट है, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो ये होता है पेनक्रियाज से, है ना, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है ना। कई बार ये क्वेश्चन आया होगा, ये जानते होंगे, है ना, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है, जिसे चीनी बीमारी भी कहा जाता है, जिसे शुगर बीमारी भी कहा जाता है। तो इंसुलिन की कमी से ही होता है। ठीक है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो इंसुलिन ही है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, यही होता है कि इंसुलिन की कमी जब हो जाती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाता है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाने से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, और इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है, तो ये इंसुलिन की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी, अग्नाशय से रिलेटेड की। ठीक है, अग्नाशय यानी कि ये क्या है, एक ग्रंथि है। ठीक है, तो ग्रंथि से आज ग्रंथि के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथि होती है, तो 3 प्रकार की ग्रंथि होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, और तीसरा जो होता है मिश्रित ग्रंथि होता है। ठीक है, फिर समझिए, मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, जो ग्रंथि एंजाइम निकालती है उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, जो ग्रंथि एंजाइम निकालती है उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, और जो ग्रंथि हार्मोन निकालती है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और जो ग्रंथि
एंजाइम तथा हार्मोन दोनों निकालती है उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जो ग्रंथि एंजाइम तथा हार्मोन दोनों निकालती है उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पेनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय क्या है, ये क्या है, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है और दूसरी बड़ी ग्रंथि है ना, शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो अग्नाशय ही है। और सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है ना, लीवर। तो अग्नाशय जो है, पेनक्रियाज जो है, इससे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। ठीक है, और एंजाइम इसमें से कौन कौन सा निकलता है, तो पेनक्रियाज से यानी कि अग्नाशय से 3 तरह के एंजाइम निकलता है। ठीक है, और 3 प्रकार के हार्मोन भी निकलता है। ठीक है, तो एंजाइम जो निकलता है, एंजाइम की बात करते हैं पहले। तो एंजाइम निकलता है, आपको याद करवाए थे, LAT। ठीक है, LAT यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये एंजाइम निकलता है। ठीक है, ये क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो ये हो गया अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम। क्या है, LAT याद रखना है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है, और एमाइलेज ये जो कि स्टार्च को पचाता है, स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, और अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन वो कौन कौन सा है, तो देखिए हार्मोन की बात करते हैं। तो हार्मोन जो है अलग अलग 3 कोशिकाओं से निकलता है हार्मोन। ठीक है, 3 हार्मोन अलग अलग कोशिकाओं से निकलता है, जैसे कि अल्फा कोशिका से निकलता है, फिर बीटा कोशिका से, बीटा, और फिर गामा कोशिका से निकलता है। देखिए अल्फा कोशिका से है ना, क्या निकलता है, ग्लूकेगॉन है ना, ग्लूकेगॉन हार्मोन निकलता है अल्फा सेल से। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, जो कि अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन ग्लूकेगॉन ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। और बीटा सेल से देखिए, और ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता कैसे, देखिए क्या कि जैसे कि कभी हम लोग नहीं खाते हैं, जैसे भूखे रहते हैं कभी, तो वो जो यकृत में जो ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित रहता है, वही ग्लाइकोजेन को वो ग्लूकोज में बदल देता है। कौन, तो अल्फा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन ग्लूकेगॉन है ना, ग्लूकेगॉन ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। और बीटा सेल से निकलता है क्या, इंसुलिन है ना। बीटा सेल से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो इंसुलिन की हार्मोन का स्राव होता है, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, नियंत्रित रखता है। ठीक है, नियंत्रित करता है इंसुलिन है ना। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो बीटा है ना, अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, और इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, अगर पूछे तो इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। ठीक है, और इंसुलिन जो है ये क्या है, जल में घुलनशील है, ये भी याद रखना है, इंसुलिन जल में घुलनशील है। और रही बात गामा सेल से क्या निकलता है, सोमेटोस्टेटिन निकलता है। ठीक है, गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, जो पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया क्या, अग्नाशय के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर समझिए, देखिए जो अग्नाशय है, ठीक है, अग्नाशय से क्या है, अग्नाशय क्या है, दूसरी बड़ी ग्रंथि है, जिसमें क्या है, एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। एंजाइम क्या है, लाइपेज और एमाइलेज और ट्रिप्सिन है ना। LAT निकलता है, जो लाइपेज क्या है, जो वसा को पचाता है, एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पाचन करता है। अग्नाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलता है, और 3 अलग अलग कोशिका से निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा कोशिका से निकलता है। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगॉन, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, और बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, और इंसुलिन जल में घुलनशील है। और गामा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन है ना। गामा सेल से निकलता है क्या, सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन निकलता है, जो पचे हुए भोजन से ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
तो ये सारे चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और सभी हार्मोन प्रोटीन है, ये भी ध्यान रखना है, सभी हार्मोन क्या है, प्रोटीन है। कभी अगर पूछ लिया जाए जैसे कि इंसुलिन क्या है, ठीक है, तो इंसुलिन तो एक हार्मोन है, अगर ऑप्शन में हार्मोन नहीं रहे तो क्या आंसर कर देना है, प्रोटीन। अगर ऑप्शन में है तो प्रोटीन आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी हार्मोन प्रोटीन है। तो अगर हार्मोन ऑप्शन में नहीं है तो इंसुलिन क्या हो जाएगा, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया था, इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ है, तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियाँ कौन सा है, तो पैरों की हड्डियाँ है, इसमें कौन सा है, फिबुला और टिबिया है, ठीक है। हड्डी के बारे में आपको पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 वीडियो में इसका डिटेल पूरी हड्डी के बारे में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को बताया गया, ठीक है। जो लोग नहीं देखें तो पार्ट 2 वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन इसके डिटेल पूरा बता चुके हैं, ठीक है। जैसे फिबुला और टिबिया ये क्या है, टांग में पाया जाता है, पैर में पाया जाता है। और रेडियस और उल्ना हाथ की हड्डी है, रेडियस और उल्ना हड्डी जो है वो हाथ की हड्डी है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन के बारे में सारी चीज़ें बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताना है, ठीक है। आगे है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किस ग्रंथि का, यहाँ दिया ऑप्शन में, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि से होता है ना, जिसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। अगर पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन इसे नियंत्रित करता है, तो वो है वेसोप्रेसिन हार्मोन, है ना, वेसोप्रेसिन हार्मोन द्वारा ये रक्तचाप नियंत्रित होता है, वेसोप्रेसिन, ठीक है। ये हार्मोन है, नियंत्रित करता है, और ये ग्रंथि है जो कि रक्तचाप की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। देखिए, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनाइल हार्मोन निकलता है, जिसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी रक्त के बारे में पीछे है ना सारे क्वेश्चन इसका रक्त के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है वो बता चुके हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है। संरक्षित जीव मंडल है कितना, तो भारत में कुल जो संरक्षित जीव मंडल है, जैव बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कितना है, 18 है, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए संरक्षित जीव मंडल की संख्या 18 है, तो याद इसे रिलेट करिए। महाभारत में जो पर्व है वो कितने पर्व है, 18 पर्व है, और पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, ठीक है। तो इसमें से जैव जो संरक्षित जीव मंडल, आरक्षित जीव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्र वो है काजीरंगा है, बांदीपुर है और नागरहोल है, ठीक है। याद रखना, काजीरंगा ये कहाँ है, तो काजीरंगा ये असम में है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, पूरा विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये। और बांदीपुर और ये नागरहोल ये कहाँ है, ये दोनों कर्नाटक में है, ठीक है। ये काजीरंगा क्या हो गया, असम में हो गया। और नंदा देवी जो है एक राष्ट्रीय पार्क है, या तो नंदा देवी एक चोटी भी है जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है, संरक्षित जैव मंडल ये नंदा देवी नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है, नंदा देवी नहीं है। बाकी आपको उत्तराखंड में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ आते हैं, जैसे कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है, रामगंगा नेशनल पार्क अभी वर्तमान में नाम है, तो ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में ही है। और राजा जी और गोविंद नेशनल पार्क ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो इसमें से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो देखिए इसमें से ना विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, वायरस में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, बाकी जीवाणु, कवक और पादप में कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। विषाणु की खोज किसने किया, तो इवानोव्स्की ने किया था। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एक याद रखना है आपको एक शब्द जो कि कभी पूछेगा, दोनों आपको आंसर कर देंगे और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो क्या याद रखना है, साफ काम, ठीक है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, साफ हो गया, काम यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है। साफ काम याद रखना है, कभी भी आपसे पूछेगा शैवाल का अध्ययन तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा साफ काम, यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है,
भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन है, यानी कि भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है। तो भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी कौन है, तो वो है चीता। इसका करेक्ट आंसर है चीता है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर कौन सा है, तो वो है नीली व्हेल, ठीक है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी तो पेरेग्राइन फॉल्कन है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी वो शुतुरमुर्ग है, जो कि शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी भी है शुतुरमुर्ग, और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा का है, ठीक है। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है वो है हमिंग बर्ड, और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है। मादा लिंग हार्मोन यानी कि महिला जो हार्मोन है वो कौन सा है, तो वो है प्रोजेस्टेरोन, है ना। प्रोजेस्टेरोन जो है ये मादा लिंग हार्मोन है, ठीक है। देखिए, मादा लिंग हार्मोन में आता है एक प्रोजेस्टेरोन और एक आता है एस्ट्रोजन, एक तो ये हो गया, और एक आता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये मादा लिंग हार्मोन है, और एक पुरुष हार्मोन जो है वो याद रखना है आपको। तो पुरुष लिंग हार्मोन कौन है सा है, तो वो टेस्टोस्टेरोन है। यही 3 से ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना है। ये पुरुष लिंग हार्मोन अगर पूछे तो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है। तो मादा लिंग हार्मोन हो गया प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, और पुरुष लिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग है। तो थायराइड क्या है, ठीक है। तो थायराइड एक क्या है मालूम, ये तो ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड जो है ये क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सा है, तो जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथि में याद रखना है आपको, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये सब क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर समझिए, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये सब क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है। और बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन कौन सा है, जैसे कि यकृत, लार ग्रंथि, लेक्रिमल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि जो कि पसीना निकालता है, श्वेत ग्रंथि। तो ये सब क्या बाह्य स्रावी ग्रंथि है। बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन कौन सा, यकृत, लार ग्रंथि और लेक्रिमल और श्वेत ग्रंथि, ये सब बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन निकालता है, और बाह्य स्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालता है, ठीक है। अब जो हार्मोन और एंजाइम दोनों निकालता है वो होता है मिश्रित ग्रंथि होता है, जैसे अग्नाशय है, ठीक है। अच्छा, आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो आयोडीन की कमी से ये थायराइड ग्रंथि में ही सूजन आ जाती है, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि को ही अबटू ग्रंथि कहा जाता है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि शोल्क टीका किसके लिए होता है, तो शोल्क टीका किसके लिए होता है, तो ये तो वैज्ञानिक का नाम है ना, जॉन शोल्क। ये पोलियो टीका जो है, पहला पोलियो टीका का विकसित किसने किया था, तो जॉन शोल्क ने ही किया था। अगर ये याद है तो इसका आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। ये किससे रिलेटेड हो गया, जॉन शोल्क जो है, ये शोल्क टीका ये पोलियो से रिलेटेड हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो, ठीक है। पहला पोलियो टीका विकसित किया था जॉन शोल्क ने ही। और ओरल पोलियो वैक्सीन किसने विकसित किया, तो अल्बर्ट सेबिन ने किया था, अल्बर्ट सेबिन ने किया था। अच्छा, टीकाकरण की खोज किसने किया, यानी कि सबसे पहले टीकाकरण की खोज किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। और सबसे पहले किस टीके का आविष्कार किया था, तो चेचक का टीके का खोज किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। और बीसीजी का टीका का खोज किसने किया, तो कैलमेट और गुएरिन ने किया था, कैलमेट और गुएरिन ने किया था। और हैजा का टीका का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्न एक प्रतिजैविक है, तो एंटीबायोटिक कौन सा, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा निम्न एक प्रतिजैविक है, तो कौन सा है, तो कैरोटीनोइड है ना, कैरोटीनोइड एक प्रतिजैविक है, ठीक है। कैरोटीनोइड क्या है, एक प्रतिजैविक है। अच्छा, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सा है, तो वो है पेनिसिलिन। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है वो है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। और ये नियासिन क्या है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी में होता है, तो वनस्पति घी से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। जैसे कि वनस्पति घी से क्या होता है, देखिए वनस्पति तेल से, ठीक है ना, वनस्पति जो तेल होता है
वनस्पति तेल को क्या करते हैं, हाइड्रोजन से जब इसको हाइड्रोजन की से इसको अभिक्रिया जब कराते हैं निकेल की उपस्थिति में, ठीक है, निकेल उत्प्रेरक का काम करता है, तो ये क्या होता बनता है, फिर आगे क्या वनस्पति घी बनता है ना, वनस्पति घी बनता है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक का काम कौन करता है, तो निकेल करता है, ठीक है। और वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में उसमें क्या आता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड नहीं, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड जब होता है तो क्या होता है, वो संतृप्त होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो होता है ना वो असंतृप्त होता है, ऐसे समझिए फिर से, देखिए सिंगल बॉन्ड संतृप्त होता है, सिंगल बॉन्ड संतृप्त होता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये असंतृप्त होता है। तो डबल बॉन्ड इसमें इस प्रक्रिया में क्या डबल बॉन्ड है, तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या असंतृप्त होता है, तो असंतृप्त वाला आंसर होगा। और कैसा होगा, तो एकल असंतृप्त वसा होगा, है ना। वनस्पति घी में क्या एकल असंतृप्त वसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मूत्र का पीएच मान है, तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो होता है 6, है ना, 6 होता है मूत्र का पीएच मान, लगभग 6 होता है, ठीक है। और मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है ना, यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, और दूध का पीएच मान 6.5 होता है, और नींबू का पीएच मान तो 2.2 के आसपास होता है। और पीएच स्केल की खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था, ठीक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि पीएच मान जो होता है 7 से नीचे होता है तो अम्लीय, 7 के बराबर होता है तो वो उदासीन हो जाता है, और 7 से ऊपर होता है तो वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका बायोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और आज का क्वेश्चन है, अभी चुनाव चल रहा है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको लास्ट में पूछेंगे जो कि आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमें से याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहे